अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। हम रियल कंडक्टेड इंटरव्यू का जो डाटा है उसमें से क्वेश्चन 521 से 550 तक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो आपको ऑथेंटिक दूँ, लेकिन फिर भी इज़ ह्यूमन, मिस्टेक्स सबसे हो जाती हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 521 इंटरव्यू एक्सपीरियंस का। क्वेश्चन 521 है, व्हाट इज़ लिबरल एजुकेशन, हु गेव दिस कंसेप्ट फर्स्ट टाइम। अब लिबरल का जो वर्ड है फर्स्ट टाइम लेटिन वर्ड लिबरालिस से निकला है और इसको फ्रीडम कहते हैं। मतलब इसकी जो एटमोलॉजी है वो लेटिन है और लिबरालिस है जिसका मतलब है फ्रीडम। अब उन्होंने पूछा ये है कि ये लिबरल एजुकेशन असल में होती क्या है। लिबरल एजुकेशन का मतलब ये है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स लाइक आर्ट्स, साइंस, वोकेशनल जो हैं उनको कंबाइन कर दिया जाए। ठीक हो गया, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में आप ट्रेंड ना हो। ठीक हो गया। तो जैसे हम कहते हैं ना आम लैंग्वेज में, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। तो समझ लें कि यही लिबरल एजुकेशन है कि लिबरल एजुकेशन ये कहती है कि बंदे का जब दिल करे वो आर्ट्स की तरफ चला जाए, जब दिल करे वो साइंस की तरफ चला जाए, जब दिल करे वो वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर फोकस कर ले। तो मतलब यही असल में लिबरल एजुकेशन है। और इसका कंसेप्ट जो दिया था वो सबसे पहले दिया था जॉन लॉक ने। जी, जॉन लॉक, जिन्होंने टेब्यूला रासा की थ्योरी भी इंट्रोड्यूस करवाई थी, उन्होंने ही लिबरल एजुकेशन का जो है कंसेप्ट दिया। और इसके अलावा उन्होंने ये पूछा कि मतलब कौन सी फ़िलॉसफ़ी जो है वो इसके साथ डील करती है। अच्छा, यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ, लेकिन जो मेन क्वेश्चन था ना उसमें उन्होंने पूछा हुआ था कि कौन सी फ़िलॉसफ़ी जो है वो लिबरल एजुकेशन को सपोर्ट करती है। तो मॉडर्न लिबरलिज़म की फ़िलॉसफ़ी जो है वो लिबरल एजुकेशन को प्रमोट करती है। और मॉडर्न लिबरलिज़म क्या है? मॉडर्न लिबरलिज़म भी यही है, जिस तरह के जापान में का एजुकेशनल सिस्टम है ना, वो इस चीज़ पे वर्क कर रहा है कि जब भी उनके स्टूडेंट्स का दिल करता है तो वो आर्ट्स की साइड पे मूव ऑन कर जाते हैं, जब उनका दिल करता है वो वोकेशनल की साइड पे भी जा सकते हैं, और जब उनका दिल करे, उनको लगे कि मतलब हम अपनी लाइफ में साइंस में कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो वो साइंस के सब्जेक्ट्स किसी भी एजुकेशनल स्टेज पे चेंज कर सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है ना, मतलब अगर मैट्रिक साइंस में नहीं है तो हम कभी भी एफएससी नहीं कर सकते, या अगर एफएससी आपने की हुई है तो आप कंप्यूटर वाली साइड पे नहीं जा सकते, आईसीएस वाली साइड पे नहीं जा सकते। तो जापान में ऐसा नहीं है, वहाँ लिबरल एजुकेशन या लिबरल मॉडर्न एजुकेशन का कंसेप्ट है। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 522, व्हाट आर फैक्टर्स अफेक्टिंग वैलिडिटी। ये क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। मैं जल्दी जल्दी से इसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि अगर हमारा टेस्ट जो है वो पुअरली कंस्ट्रक्टेड होगा, या टेस्ट बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा, या टेस्ट बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा, तो ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं हमारी वैलिडिटी को। उसके अलावा टाइम का फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर आप डिफ़िकल्ट टर्म्स इस्तेमाल करते हैं अपने टेस्ट में तो फिर भी उसकी वैलिडिटी जो है वो इतनी रिलायबल नहीं रहेगी। उसके अलावा अगर आपके क्वेश्चन जो हैं वो अनक्लियर हैं, आपका स्टेटमेंट अनक्लियर है, तो ये भी आपकी वैलिडिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। क्वेश्चन 523 है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। अब आप कहेंगे कि रैंडम जो होता है वो तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक टाइप है, तो इसकी फर्दर टाइप्स पूछी जा रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसको रैंडम सैम्पलिंग भी कहा जाता है, और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसको नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कहा जाता है। तो उसकी वजह ये है कि मतलब रैंडम का मतलब होता है अ, मतलब इक्वल चांस होना, कि कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, जो दिल में आया उसको चुन लिया। ठीक हो गया। तो प्रोबेबिलिटी में भी ऐसा ही होता है कि इक्वल चांस होता है हर पॉपुलेशन के मेंबर के पास कि उसको एज अ सैम्पल सेलेक्ट कर लिया जाए, और नॉन रैंडम जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी बन जाएगा, क्योंकि नॉन रैंडम भी वही चीज़ है और नॉन प्रोबेबिलिटी भी वही चीज़ है कि इक्वल चांस सिलेक्शन के नहीं होते। अब बात कर लेते हैं इनकी फर्दर टाइप्स की। तो जो रैंडम सैम्पलिंग है या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होती है, क्लस्टर सैम्पलिंग होती है और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है। अब रिसर्च जब हम पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि फर्दर इनको किस तरह से हम इलेबोरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की डिफरेंट टाइप्स को। तो जो नॉन प्रोबेबिलिटी की डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें एक कन्वीनियंस सैम्पलिंग होता है, पर्पजिव सैम्पलिंग होता है, कोटा सैम्पलिंग होता है, डबल सैम्पलिंग होता है और स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है। ठीक हो गया। 524 है, व्हाट इज़ रैशनलिज्म। रैशनलिज्म आपको पता है कि थिंकिंग प्रोसेस का नाम है, हमारी डिडक्टिव एबिलिटी है, या हमारी अब्स्ट्रैक्ट वे ऑफ रीजनिंग का नाम जो है वो रैशनलिज्म है। मतलब जैसे हम लॉ ऑफ मोशन के बारे में सोचें, मतलब साइंस के स्टूडेंट्स, एज अ साइंस स्टूडेंट, तो ये रैशनलिज्म होगी। ठीक हो गया।
मतलब जब हम अपने माइंड को यूज़ करते हुए, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को यूज़ करते हुए, अपनी अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को यूज़ करते हुए किसी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम रैशनलिज्म कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 525, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी। सबसे पहले आप ये देख लेंगे व्हाट इज़ सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब ये होता है कि जब आप किसी के दुख और तकलीफ़ पे आपको अफ़सोस हो, ये आपकी सिंपैथी है। आपके दिल में नरम गोशा पैदा हो जाए उसके लिए, ये आपकी सिंपैथी है। अगर इसको इंग्लिश में डिफ़ाइन करेंगे ना आप, तो आप कहेंगे सिंपैथी मीन्स फील सॉरी फॉर समवन्स सफरिंग, फॉर समवन्स ट्रबल्स। ठीक हो गया। लेकिन एम्पैथी जो है वो ज़रा डीपर सेंस है। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि आप उसको, उसकी फीलिंग्स को इस तरह अंडरस्टैंड करें जैसे वो आपके अपने साथ हो रही हों। मतलब डीपली उनको महसूस करना, या आपको अपने किसी का दुख सुन के ना आपको अपना दुख याद आ जाए। ऐसा होता है ना समटाइम। अक्सर जो माएँ होती हैं या जो औरतें होती हैं, वो किसी, अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो, लेकिन डेथ पे जाती हैं तो वो असल में उस मरने वाले को नहीं रो रही होती हैं, वो अपने किसी प्यारे को रो रही होती हैं जो बहुत पहले इस दुनिया से चला गया होता है। तो वो असल में एम्पैथी होता है। मतलब किसी की सफरिंग को, किसी की ट्रबल्स को फ़ील करना, क्योंकि वो आपके ऊपर भी वो चीज़ गुज़र चुकी होती है पहले, या आप उसी फ़ेज़ से गुज़र रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो फिर अगर इसको हम इंग्लिश में डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे एम्पैथी मीन्स फीलिंग डीपली समवन्स फीलिंग एंड सफरिंग एज यूर ऑन। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 526 है एक्सप्लेन कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। अब जो कोलबर्ग था ना, उसने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी रिप्रेजेंट की थी, जिसमें उसने बताया था कि एक बच्चा जो है वो मॉरली या इमोशनली किस तरह से ग्रो करता है। अगर इसको इंग्लिश में डिफाइन करेंगे ना, तो हम कहेंगे कोलबर्ग प्रेजेंटेड मोरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इन विच ही टेल्स हाउ अ चाइल्ड ग्रो मॉरली और इमोशनली। अब इसके 3 लेवल्स हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, और इसके 6 जो है इसकी स्टेजेस हैं, जिसमें ओबीडियंस एंड पनिशमेंट है। ओरिएंटेड का वर्ड हम हर स्टेज के साथ लगाएंगे, जैसे ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेड, सेल्फ ओरिएंटेड, इंटरपर्सनल ओरिएंटेड, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेड, सोशल ओरिएंटेशन, या फिर यूनिवर्सल ओरिएंटेशन। ठीक हो गया। अब मॉरल कार्बल की जो थ्योरी है वो डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊँगी साइकोलॉजी के एरिया में। ठीक हो गया। पहले भी एक बार एक वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि एक हेन्स था, एक आदमी था, उसका नाम हेन्स था, उसकी बीवी जो है उसको कैंसर हो गया था। तो जो ड्रगिस्ट था उसके पास यूरेनियम था और वो 10 गुना ज़्यादा कीमत पे उसको बेचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हेन्स जो है उसने कर्ज़ भी लिए, सब कुछ किया, लेकिन उसके पास पूरे पैसे नहीं थे उस मतलब ड्रग को ख़रीदने के लिए, यूरेनियम को ख़रीदने के लिए। तो उसने उसको चोरी कर लिया। तो फिर जो कोलबर्ग हैं उन्होंने डिफरेंट लोगों के व्यूज़ लिए और फिर उन्होंने 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस इंट्रोड्यूस करवाई थी मॉरल डेवलपमेंट की। ठीक हो गया। क्वेश्चन 427 है हाउ टू ओवरकम टेस्ट एंग्जाइटी। टेस्ट की वजह से एंग्जाइटी होती क्यों है, पहले तो आप ये देखें। मतलब ऐसे अनासिर जो आपकी वैलिडिटी को अफेक्ट करते हैं, अगर वो आपके टेस्ट में मौजूद होंगे तो फिर टेस्ट की एंग्जाइटी अकर होती है। ठीक हो गया। वो हम पहले, मैं इसी वीडियो के स्टार्ट में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब दोबारा डिस्कस करना जो है वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो एंग्जाइटी को ओवरकम कैसे कर सकते हैं हम? अगर वेल प्रिपेयर्ड होंगे ना, तो हम एंग्जाइटी को ओवरकम कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास डाटा कलेक्शन के बेस्ट रिसोर्सेज अगर हों, मतलब हमने प्रिपेयर तो अच्छा किया है लेकिन हमारे पास डाटा ही ऑथेंटिक नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर एंग्जाइटी को ओवरकम तो नहीं किया जा सकता ना। तो जब हमारे पास डाटा कलेक्शन का जो रिसोर्स होगा वो ऑथेंटिक होगा, तब भी हमारी एंग्जाइटी कम हो सकती है। ठीक हो गया। उसके अलावा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अगर हम डेवलप कर लें ना अपना, तो उससे भी एंग्जाइटी को ओवरकम किया जा सकता है। किसी एक्सपर्ट से हम हेल्प ले सकते हैं जब हम अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, तो ये चीज़ भी एंग्जाइटी को ओवरकम करने में मदद देती है। उसके अलावा आपकी हेल्दी डाइट, आपकी प्रॉपर नींद और आपका हार्ड वर्क, ये सारी चीज़ें एंग्जाइटी को ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होती हैं। क्वेश्चन 528 है व्हाट इज़ कोरिलेशन। कोरिलेशन आपको पता है कि ये एक रिसर्च है, रिसर्च की एक फर्दर टाइप है, सब टाइप है। इसको क्वान्टिटेटिव रिसर्च में भी काउंट किया जाता है। ठीक हो गया। अब असल में कोरिलेशन होता क्या है? कोरिलेशन जो है ये डिग्री ऑफ रिलेशन है बिटवीन 2 वेरिएबल। ठीक हो गया। ये 0 से 1 तक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि क्या रीइंफोर्समेंट जो है वो स्टूडेंट के बिहेवियर को पॉजिटिवली चेंज कर सकती है या नहीं कर सकती। अब 2 वेरिएबल्स जो हैं वो रीइंफोर्समेंट और स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का बिहेवियर है। तो हम ये देखेंगे कि रीइंफोर्समेंट का असर कितने % तक है। मतलब कि जो रेटिंग स्केल उन्होंने दिया हुआ है 0 से 1 तक, अगर 1 होगा तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप होगा, अगर 0 होगा तो फिर न्यूट्रल रिलेशनशिप होगा। ठीक हो गया।
529 व्हाट इज़ थ्योरी एक्स वाई एंड जी। आपको पता है कि ये तीनों जो है मैनेजमेंट की थ्योरी है। आप मैनेजमेंट के शुरू में जो स्टार्ट के लेक्चर्स थे उसमें आप पढ़ चुके हैं इन थ्योरीज को डिटेल में। अब थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई जो है ये रिप्रेजेंट की थी मैकग्रेगर ने 1960 में। थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंग वो ये कहता है कि जो वर्कर होते हैं वो इनबॉर्न तौर पे, पैदाइशी तौर पे अपने काम को डिसलाइक करते हैं और जब तक उन पे स्ट्रिक्ट मतलब कंप्लाइंस ना हो, मैनेजर जो है वो ऑटोक्रेटिक टोन ना रखे, अथॉरिटेटिव मैनेजर ना हो, तब तक वो काम नहीं करते। और 1960 में ही मैकग्रेगर ने एक दूसरी थ्योरी वाई दी थी जिसमें उसने कहा था कि जो वर्कर्स होते हैं वो इनबॉर्न वर्क को पसंद करते हैं। ठीक हो गया। और ऐसे जो वर्कर होते हैं उनके लिए मैनेजर का डेमोक्रेटिक होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। अब जो थ्योरी जी है वो 1981 में प्रेजेंट की थी, विलियम ऊची ने प्रेजेंट की थी। और विलियम ऊची जो है ना, उसकी इस थ्योरी पे जापान और अमेरिका बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। अब थ्योरी जी है क्या, वो ये कहता है, जो विलियम ऊची है वो कहता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लॉयल्टी जो है वो इंश्योर करनी चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी कंपनी के लिए। मतलब इंसेंटिव्स देकर, उनको पेंशन ऑफ़र करके, उनको ग्रेजुइटी दे के, उनकी इंश्योरेंस करके। उसके अलावा जो आपका वर्कर है उसको पता होना चाहिए कि 25-30 साल तक मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन जॉब से थैंक्स नहीं कहने वाली, जैसे हमारी गवर्नमेंट सेक्टर में होता है। तो ये चीज़ ही असल में थ्योरी जी है। अब क्वेश्चन नंबर 530 है, व्हाट स्टाइल ऑफ लीडरशिप यू इम्प्लीमेंटेड इन योर स्कूल। ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, तो इसमें जो आपको पसंद हो आप वो भी बता सकते हैं। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि मतलब 3 स्टाइल्स हैं लीडरशिप के, तो उनमें से आपको जो पसंद है फिर वो आप बता दें उनको। जैसे मैं अगर होती तो मैं कहती कि जी 3 स्टाइल्स हैं लीडरशिप के, और सारे ही स्कूल लेवल पे जो है अप्लाई किए जा सकते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिफरेंट नेचर के होते हैं और हर बंदे को जो है उसके अपने मूड, उसके बिहेवियर के हिसाब से देखना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑटोक्रेटिक टोन की वजह से वर्क करते हैं। जैसे थ्योरी एक्स के अंडर जो स्टूडेंट होंगे, फॉल करेंगे, तो उनके लिए ऑटोक्रेटिक टोन होनी चाहिए एज अ टीचर मेरी। उसके अलावा जो थ्योरी वाई के नेचर वाले स्टूडेंट्स होंगे, तो उनके लिए मेरी टोन डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, जीनियस होते हैं, जो अपना काम खुद कर लेते हैं, उनको मेरी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उनके लिए जो मेरा स्टाइल होगा वो लीज़ फेयर वाला होगा। ठीक हो गया। अगर मैं आती तो मैं इस तरह से आंसर करती इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन 532, व्हाट इज़ चेकलिस्ट एंड रेटिंग स्केल। अब जो चेकलिस्ट है और रेटिंग स्केल है ये असल में टूल हैं एग्जामाइन करने के आइटम्स को, कि टास्क जो हैं उसको किस तरह से कंप्लीट किया गया या नहीं किया गया। जैसे मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में एग्जांपल दी थी कि जो चेकलिस्ट होगी, जी, तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जो चेकलिस्ट होती है ना, वो अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी कोई फ़ाइल वगैरह बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसके स्टार्ट में भी दिया हुआ होता है, हम उसको टिक मार्क करते जाते हैं, वही चेकलिस्ट की एग्जांपल है। और रेटिंग स्केल जो होता है ये अक्सर सर्वेज़ में यूज़ किया जाता है, जो कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक टाइप है सर्वे। तो उसमें क्या होता है कि डाटा कलेक्ट किया जाता है और जो पॉपुलेशन के रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, वो इकट्ठे किए जाते हैं, या सैम्पल्स के रिस्पॉन्सेज जो हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं। उसमें होता क्या है, किसी स्पेसिफिक फिनोमिना के बारे में, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में आप सर्वे के दौरान क्वेश्चन एक पुट कर देते हैं और उसके बाद आप रेटिंग स्केल दे देते हैं। अब वो रेटिंग स्केल किसी भी सूरत में हो सकता है, मतलब आप डिफरेंट इमोजीज बता सकते हैं जिसमें इंटेंसिटी शो हो रही हो, जैसे एक न्यूट्रल हो, एक वर्स हो और एक वर्स्ट हो, एक हैप्पी हो, एक अनहैप्पी हो और एक हैप्पीएस्ट हो। और इस तरह से भी हो सकता है, 1 से 0 से लेकर 10 तक आप नंबरिंग मार्क करवा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। 533, व्हाट आर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स। अब रिसर्च इंस्ट्रूमेंट असल में होते क्या है, रिसर्च में जो हम टूल्स यूज़ करते हैं ना रिसर्चर डाटा को कलेक्ट करने के लिए, उसको रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। मतलब अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करें ना तो हम कहेंगे कि रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स आर टूल्स दैट हेल्प द रिसर्चर टू कलेक्ट डाटा। अब इसमें डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जैसे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो हम पर्सनैलिटी को मैयर करने के लिए यूज़ करते हैं, सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स जो हम आपस में लोगों का सोशल बिहेवियर, आपस में उनका रिलेशनशिप मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा डिफरेंट टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे असेसमेंट्स यूज़ हो सकती हैं। उसके अलावा एटीट्यूड के स्केल्स हो सकती हैं, जैसे अभी हमने रेटिंग स्केल पढ़ा। और चेकलिस्ट वगैरह यूज़ हो जाती हैं। ओपिनियन एयर हो जाता है, ओपिनियन ले लेते हैं किसी एक क्वेश्चन के बारे में, फिनोमिना के बारे में। फिर क्वेश्चन एयर भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू जो है हम इनडायरेक्ट वे में अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर रहे होते हैं।
और ऑब्ज़र्वेशन यूज़ हो जाती है, हमारी अपनी जो डिडक्टिव अप्रोच है वो यूज़ हो जाती है, हमारी इंडक्शन यूज़ हो जाती है, ये सारी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। 534 एक्सप्लेन गेस्टाल्ट थ्योरी। आपको पता है कि गेस्टाल्ट जो है वो स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी का, जो कि मैक्स वर्दीमैन ने रिप्रेजेंट किया था। कोलर और कॉफका भी इसके प्रोपोनेंट हैं। ठीक हो गया। अब ये फोकस किस चीज़ पे करती है? ये इंसाइट पे, वजदान पे, हमारे हमारे अंदर दिल की आवाज़ पे फोकस करती है। और दूसरा दूसरा इसका जो मेन पॉइंट है ना, ये थ्योरी कहती है कि होल इज़ अदर देन पार्ट्स। मतलब जो कंसेप्ट हमें एक होलसम दे सकता है ना, मतलब पूरी चीज़ दे सकती है, वो कभी भी उसके पार्ट्स नहीं दे सकते। किसी भी सिचुएशन को जब तक हम पूरा नहीं जान लेंगे ना, तो हम जो है क्लियर पिक्चर या क्लियर कट पिक्चर तक नहीं पहुंच सकते। जैसे कहते हैं ना कि आधा इल्म जो है वो हलाकत में डाल देता है। ये हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह ताला कमी को ताई माफ़ फरमाए। मैंने कहीं पढ़ी थी कि आधा इल्म हलाकत का बाइस बनता है। तो ऐसे समझ लें कि ये गेस्टाल्ट की थ्योरी भी वही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कार को आपके सामने खोल के रख दिया जाए, उसका एक एक पुर्जा, मतलब कार की बॉडी की शेप भी ना हो, आपके सामने लोहा रख दिया जाए, फिर डिफरेंट पार्ट्स रख दिए जाए, तो आप कभी भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे कि इससे कार बनेगी, बाइक बनेगा, साइकिल बनेगा, इससे बस बनेगी, इससे मतलब डाइवो बनेगी, मतलब क्या बनेगा इससे, कभी भी हम इसका आइडिया नहीं ले सकते। लेकिन अगर हम बनी बनाई कार को देख लें तो हमें पता चल जाएगा जी ये एक कार है। तो असल में यही है कि गेस्टाल्ट जो है वो स्टडी जो है एज ए होल करती है, पार्ट्स पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती। अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी देखें ना, सॉरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं, ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो लेवल्स हैं ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, कॉग्निटिव डोमेन जो उसकी है, उसमें दो पॉइंट्स हैं, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। तो जो गेस्टाल्ट की थ्योरी है ना वो सिंथेसिस पे बेस करती है। ठीक हो गया। जो एनालिसिस का प्रोसेस है उसको ये कंडेम करती है गेस्टाल्ट की थ्योरी। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 535, जो कि है प्रेजेंटेशन ऑन मोड्स ऑफ एजुकेशन। अब आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो एटलीस्ट 5 to 6 मिनट की ज़रूर होनी चाहिए। मतलब आपको तब तक बोलना चाहिए इंटरव्यू में, अगर आपसे प्रेजेंटेशन ली जाती है, जब तक वो आपको ये ना कह दें कि ठीक है ओके हो गया मैम या ओके हो गया सर। ठीक है, तो इसमें मैं पॉइंट्स बता देती हूँ कि आप क्या क्या दे सकती हैं। आप सबसे पहले जो है कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवा सकते हैं उनसे। एक्टिविटी परफॉर्म करवाने के बाद आप उनकी प्रीवियस नॉलेज चेक कर सकते हैं। जैसे आपने पहले टाइप्स ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ाया हो उनको, फिर आप मोड्स ऑफ एजुकेशन नेक्स्ट लेक्चर है आपका, तो आप कहेंगे जी कि बच्चे कल हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एजुकेशन के बारे में, तो आप मुझे ये बताएं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एजुकेशन। फिर वो बताएंगे आपको कि जनरल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन। ठीक हो गया। तो फिर आप उनके हवाले से डिफरेंट क्वेश्चंस कर लें कि व्हाट इज़ जनरल एजुकेशन एंड व्हाट इज़ वोकेशनल एजुकेशन, या जो क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं वो करने के बाद फिर आप कहें जी आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक है एजुकेशन के हवाले से वो डिस्कस करेंगे, जो कि है मोड्स ऑफ एजुकेशन। ये आपकी टॉपिक की अनाउंसमेंट भी हो गई। ठीक है, फिर आप उसके बाद उनको ये बताएंगे कि व्हाट आर मोड्स। ठीक हो गया, मोड्स होते हैं तरीके। तो आप उनको मोड्स की डेफिनेशन बताएंगे। उसके बाद आप ये बताएंगे कि मोड्स ऑफ एजुकेशन कौन से हैं, कितने हैं। 3 हैं, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। और फिर आप फर्दर इनको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ फॉर्मल एजुकेशन, व्हाट इज़ इनफॉर्मल एजुकेशन एंड व्हाट इज़ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। आप इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते जाएंगे कि मतलब फॉर्मल में रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होते हैं, फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होती है या एजुकेशनल एजेंसी में होती है। फॉर्मल एजुकेशन जो है इसके बाद आपको रिज़ल्ट कार्ड्स मिलते हैं, आपको सनद मिल जाती है। फॉर्मल एजुकेशन में एग्जामिनेशन का सिस्टम होता है, इस तरह की चीज़ें। और इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो आपको पता है कि लाइफ लॉन्ग होती है, मीडिया इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो हम अपने माहौल के साथ इंटरेक्शन के नतीजे में सीखते हैं, और ये एट द पिंच ऑफ टाइम होती है। मतलब हर बंदे की इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है, और इसके लिए रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट नहीं होते, बल्कि बिल्कुल भी रूल्स नहीं होते। और इनफॉर्मल एजुकेशन जो है उसमें एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं होता, एजुकेशनल एजेंसीज नहीं होती। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप उनको बताएंगे व्हाट इज़ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उसके बारे में आप बताएंगे कि ये सेकंड चांस ऑफ लर्निंग प्रोवाइड करती है आपको। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कम्युनिटी स्कूल्स होते हैं, या जैसे तालीम बालिगा के स्कूल्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे वो होते हैं। इसमें फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होते हैं। उसके अलावा आप उनको ये बता सकते हैं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन में भी एग्जामिनेशन का सिस्टम होता है, लेकिन उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता जितना कि फॉर्मल एजुकेशन में होता है।
उसके बाद जी क्वेश्चन है 536 डेमो ऑन करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। अब जो करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये मैं बहुत डिटेल में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एनबीसीटी या नेशनल एकेडमी फॉर करिकुलम डेवलपमेंट जो है या करिकुलम विंग भी इसको कहा जाता है। मतलब इतना मैं आपको याद करवा देती हूँ, उसके बाद आप देख लीजिएगा मेरी पिछली वीडियोज़ में ये मौजूद है, या करिकुलम डेवलपमेंट में मैं अलग से डिटेल वीडियो दूँगी आपको। 537 है डू यू रीड न्यूज़पेपर। तो ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ते हैं तो आप कह देंगे पढ़ते हैं, अगर नहीं पढ़ते तो आप कह दीजिएगा कि नहीं पढ़ते। अब हम कर लेते हैं डिस्कस 538 क्वेश्चन, जिसमें वो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ टाइप एरर 1 एंड टाइप एरर 2। तो ये दो एरर्स हैं जो कि हाइपोथेसिस बनाते वक्त रिसर्चर करता है। दो ऐसी गलतियां हैं जो रिसर्चर हाइपोथेसिस को डेवलप करते वक्त करता है, जिसमें पहली है टाइप एरर 1 जिसको फॉल्स पॉजिटिव भी कहा जाता है, और टाइप एरर 2 है जिसको फॉल्स नेगेटिव भी कहा जाता है। अब फॉल्स पॉजिटिव में क्या होता है? फॉल्स पॉजिटिव में ये होता है कि रिलेशन होता है, हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू होता है, रिलेशन होता है तो हाइपोथेसिस ट्रू होता है, लेकिन रिसर्चर उसको नल हाइपोथेसिस बना देता है। मतलब रिसर्चर कहता है कि नहीं, रिलेशन नहीं है। ठीक हो गया। जैसे हम ये कहें कि मतलब जो रीइंफोर्समेंट है उसका बच्चे के बिहेवियर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब ये हकीकत है, मानी हुई बात है कि रीइंफोर्समेंट का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के बिहेवियर पे, लेकिन जो रिसर्चर होगा वो इसको नल हाइपोथेसिस बना देगा। वो कहेगा नहीं, रिलेशन नहीं होता। ठीक है, ये होती है टाइप एरर 1 जिसको फॉल्स पॉजिटिव कहा जाता है। फॉल्स का मतलब रिसर्चर उसको झुटला देता है, पॉजिटिव हालांकि होता है। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव होता है, उनका आपस में रिलेशन ट्रू होता है इसका वेरिएबल्स का। और टाइप एरर 2 जो है उसको फॉल्स नेगेटिव कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि रिलेशनशिप नहीं होता, रिलेशनशिप नहीं होता, लेकिन रिसर्चर कहता है नहीं, इनका रिलेशनशिप है। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब ऐसा है कि एक इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको सबक बिल्कुल अच्छी तरह लर्न है, आप उसको बार बार लर्न करवाते जाएं, आपने बार बार टेस्टिंग भी ली है लेकिन उसके बावजूद भी आप उसको लर्न करवा रहे हैं, तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। एक बच्चा जब अच्छी तरह से एक चीज़ को लर्न कर रहा है ना, तो फिर अगेन उसकी लर्निंग का कोई इम्पैक्ट खासा ज़्यादा नहीं पड़ने वाला। लेकिन रिसर्चर कहेगा नहीं नहीं, रिसर्च इसका इसमें भी ट्रू हाइपोथेसिस है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 539 है हाउ यू मेक डिसीजन इन योर स्कूल। तो डिसीजन बनाने के लिए जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में आया ना, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। पहले आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, जाहिर सी बात है कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप ऑब्जर्वेशन करेंगे। उसके बाद आप ये देखेंगे कि जितनी भी वेरिएबल्स हैं उस सिचुएशन की, उनका आपस में कोरिलेशन है। अच्छा, फिर अगर कोरिलेशन है तो आप अपनी डिडक्टिव अप्रोच को यूज़ करेंगे। पहले आपने इंडक्शन देखी, अपनी इंडक्टिव अप्रोच यूज़ की, ऑब्जर्वेशन की, फिर कोरिलेशन फाइंड आउट किया, उसके बाद आप अपनी जहानत यूज़ करेंगे, अपनी डिडक्टिव अप्रोच को यूज़ करेंगे। उसके बाद आप किसी फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, फिर उस कंक्लूजन पे पहुंचने के बाद आप अपनी सजेशंस देंगे। ठीक हो गया। फिर आप अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट करेंगे, मिलके काम करेंगे, फिर आप फाइनल डिसीजन ले लेंगे। ठीक हो गया। 540 है हाउ डू यू एनालाइज एनएसबी इन योर स्कूल। यूटिलाइज, सॉरी एनालाइज नहीं, यूटिलाइज। तो ये आप जिस तरह से खर्च करते हैं आप बता सकते हैं। अगर आप हेल्थ एज ए हेड टीचर वर्क कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे किया जाएगा। ये कोई इतना खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मतलब एक आम सा कैजुअल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि आप इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़े बस। 541 है रोल ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन स्टूडेंट डेवलपमेंट। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बस यहाँ अब मैं इतना बता देती हूँ कि इसका वाइटल रोल है को करिकुलर एक्टिविटीज़ का, और स्टूडेंट्स जो है ना वो पॉजिटिव बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज आता है को करिकुलर एक्टिविटीज़ से। अच्छा, इसमें आप कोट भी कर सकते हैं अरिस्टोटल की वो वाली बात कि एजुकेशन इज़ क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। तो इसमें आप एजुकेशन इज़ वाला वर्ड हटा दें, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। तो साउंड माइंड जो है वो साउंड बॉडी की वजह से बनता है, और साउंड बॉडी जो है वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ की वजह से होती है। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो हेल्दी बनाती हैं, मेंटली फ्रेश बनाती हैं, एक्टिव बनाती हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज आता है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हम लोग हासिल करते हैं। उसके बाद विन और लॉस होने की वजह से, मतलब जीत हार की वजह से जो है स्टेमिना क्रिएट होता है बच्चों में, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बनती है एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 542 जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 542 है व्हाट आर एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आ जाती है, बिब्लियोग्राफी आ जाती है, एथनोग्राफी आ जाती है, सोशियोग्राफी आ जाती है, केस स्टडी आ जाती है, सर्वेज आ जाते हैं एंड etc।
543 व्हाट आर स्टेजेस ऑफ पियाजे डेवलपमेंट थ्योरी। पियाजे की डेवलपमेंट थ्योरी की 4 स्टेजेस हैं, जिसमें वो एक सेंसरी मोटर स्टेज कहता है 0 से 2 साल तक होती है, प्री ऑपरेशनल होती है 2 से 7 साल तक, कंक्रीट ऑपरेशन होती है 7 से 11 साल तक, और फॉर्मल ऑपरेशन होती है 11 टू ऑनवर्ड। इसको हम फिर साइकोलॉजी की जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके अंडर फिर डिटेल से पढ़ेंगे। 544 है डिफाइन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब रिसर्च क्या है? रिसर्च इज द सिस्टमेटिक वे ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। ठीक हो गया, ये बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारी वीडियोस में। उसके बाद एजुकेशनल जो रिसर्च है वो क्या होगी? फाइंडिंग आउट, इट इज़ द सिस्टमैटिक वे ऑफ फाइंडिंग आउट द सोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। बस सीधी सी बात है। 545 टेल हायरार्की ऑफ सेक्टरीज। सेक्टरीज की हायरार्की में सबसे पहले सेक्टरी होता है, उसके बाद एडिशनल सेक्टरी होता है, एडिशनल सेक्टरी के बाद जॉइंट सेक्टरी होता है, जॉइंट के बाद डेप्टी सेक्टरी होता है, फिर अंडर सेक्टरी होता है, फिर सेक्शन ऑफिसर होता है, फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है। जी मैंने ये नेट से हायरार्की ली है और उसको मैंने नोट डाउन किया है, ये अथेंटिक है, मैंने आपको बता दी। ठीक हो गया। 546 व्हाट इज़ न्यू सुपरविजन। जो न्यू सुपरविजन है या मॉडर्न सुपरविजन है ना, वो असल में डेमोक्रेटिक इन नेचर है। ठीक है, और वर्क इन कोलैबोरेशन पे ज़्यादा फोकस करती है। क्वेश्चन नंबर 547 डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड ग्रूमिंग। जी जो ट्रेनिंग होती है ना, ये ग्रेजुअल एक्सपीरियंस होता है, या आप कह सकते हैं कि गेट एक्सपर्टाइज इन एनी स्किल। मतलब किसी भी स्किल में आप जो है एक्सपीरियंस हासिल करते हैं किसी भी काम के हवाले से, ये ट्रेनिंग होती है। इसमें आपकी मोटर स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन जो ग्रूमिंग होती है ना, वो आपकी पर्सनल अपेयरिंग के बारे में केयर करना है। जैसे आपकी ड्रेसिंग कैसी है, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, आप उठते कैसे हैं, आप बोलते कैसे हैं, आप बैठते कैसे हैं, आप देखते कैसे हैं, ये होती है ग्रूमिंग। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसके बाद है क्वेश्चन 548 वाई पाकिस्तान प्रेफर क्वांटिटेटिव रिसर्च। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ना उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। उसकी वजह ये है कि मतलब डाटा जो है इसमें न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, तो न्यूमेरिकल फॉर्म में एक तो रिप्रेजेंट करना ईजी है, दूसरा अथेंटिक हो जाती है ये चीज़, दूसरा एक चीज़ अगर डिस्क्रिप्टिव होगी ना तो उसको ज़्यादा डिटेल में बताना पड़ेगा, लेकिन अगर वो मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल फॉर्म में होगी तो वो प्रीसाइज होती है, छोटी हो जाती है वो। तो इसलिए इस चीज़ को ज़्यादा मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक हो गया। 549 हाउ बांग्लादेश स्टॉप इंक्रीज इन पॉपुलेशन। और बांग्लादेश ने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई थी 2012 में। ठीक है, जिसमें उसने मेथड प्लानिंग का मेथड यूज़ किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हर फैमिली जो है 2015 तक सिर्फ एक बच्चा रिप्रोड्यूस करेगी। जो मतलब हर फैमिली में एक बच्चे से ज़्यादा बच्चों की पैदाइश नहीं होगी, अदरवाइज़ जो गवर्नमेंट है वो फ़ाइन लगा देगी, और सज़ा भी थी कुछ उनकी, पता नहीं कितने साल जेल थी। तो इस तरह उन्होंने अपने पॉपुलेशन में जो इंक्रीज़ था उसको कंट्रोल किया था। 550 हाउ वी कैन मेक बेटर स्टूडेंट्स बाय फॉर्मल एजुकेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस किया है, बस इतना बता देती हूँ कि फॉर्मल एजुकेशन से बच्चे की पर्सनैलिटी में इसलिए भी बैलेंस आता है क्योंकि इसमें रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होते हैं, टीचर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, और एक्सपेरिमेंटल एज होती है बच्चे की, तो उसको एक जैसी एज के जब बच्चे मिलते हैं, मेंटल लेवल सेम होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा फिर वर्क करता है। और असेसमेंट भी होती है फॉर्मल एजुकेशन में, एग्जामिनेशन भी होती है, एजुकेशनल एजेंसीज़ होती हैं, टीचिंग होती है, एड्स होती हैं, डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, स्ट्रेटजीज़ यूज़ किए जाते हैं, उसकी लर्निंग लिमिटेशंस के हिसाब से उसको पढ़ाया जाता है, मतलब जो उसकी लर्निंग डिफिशेंसीज़ हैं उन पे स्पेशल वर्क किया जाता है। तो इसलिए फॉर्मल एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक हो गया। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।